वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2020 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 10 की। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम होती है? तर्क दीजिए। 150 शब्दों के इस प्रश्न में जो सबसे प्रमुख चीज़ें हैं उस पर गौर करने की ज़रूरत है। आइए हम देखते हैं कि इस प्रश्न में खास क्या है। क्या आप सहमत हैं कि भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता का परिणाम होती है? तर्क दीजिए। भारत में क्षेत्रीयता बढ़ती हुई सांस्कृतिक मुखरता, यह इसका केंद्र बिंदु है। यानी भारत में क्षेत्रीयता का जो बढ़ता हुआ आवेग है उसके पीछे सांस्कृतिक मुखरता कारण होती है, उसका परिणाम होती है। इस पे हमें तर्क करना है, यानी आर्ग्यू करना है। अब सामान्य रूप से भारत में क्षेत्रवाद के बढ़ने के जो सवाल हैं उसके पीछे हमें फौरी तरह से लगता है कि सांस्कृतिक तत्व जिम्मेदार हैं, राजनीतिक और सामाजिक तत्व जिम्मेदार हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। मूल रूप से उसके पीछे जो तत्व जिम्मेदार होता है वह होता है आर्थिक। उसका आर्थिक पक्ष सबसे ज़्यादा जिम्मेदार होता है, जो कभी संस्कृति के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी राजनीति के नाम पर, कभी सामाजिक व्यवस्था के नाम पर, कभी शोषण के नाम पर, कभी आर्थिक शोषण के नाम पर सामने आता है। लेकिन उसका मूल तत्व जो होता है वह उस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था की असमानता होती है। इसलिए जब भी इस तरह के कोई प्रश्न आए तो पहले इस पर विचार करिए कि दरअसल क्या सिर्फ संस्कृति, सिर्फ राजनीति या सिर्फ सामाजिक स्थिति या सिर्फ भौगोलिक स्थिति किसी राज्य के निर्माण का कारण हो सकती है? तो आप जब उसकी तह में जाते हैं तो वास्तव में मालूम चलता है कि नहीं, ये कारण हो सकती हैं, एक कारण हो सकती हैं, एक फैक्टर हो सकती हैं, लेकिन यह महत्वपूर्ण कारण नहीं हो सकती। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण अर्थव्यवस्था ही होती है। यानी आर्थिक असमानता उस क्षेत्र विशेष में जो किसी राज्य विशेष में पड़ता है, उस क्षेत्र विशेष में जो उसके आर्थिक कारण होते हैं, एक तरह से अंतर्देशीय जो उपनिवेशों की स्थिति होती है जिससे कि लोग अलग होना चाहते हैं, दरअसल इस बात को समझने की कोशिश करनी है। निश्चय ही भारत में संविधान के बनने के बाद जिस तरह से राज्यों का निर्माण हुआ उसमें भाषा उसका आधार थी। लेकिन प्रकारांतर से जब अन्य राज्यों का निर्माण होना शुरू हुआ तो उसमें भाषा का रोल उस तरह से नहीं था, प्रमुख नहीं था, बल्कि कुछ अन्य चीज़ें जिम्मेदार थी, जिसमें भले ही कहा गया कि इसके लिए राजनीति जिम्मेदार है, इसलिए क्षेत्रवाद की मानसिकता जिम्मेदार है और तमाम तरह की चीज़ें कही गई, लेकिन मूल में उसके अर्थव्यवस्था ही जिम्मेदार है। इसलिए आप इस प्रश्न को करते समय मेरा अपना एक विचार ये है कि हमें इस प्रश्न को करते समय अर्थव्यवस्था को इसके मूल बिंदु के रूप में रखना चाहिए, न कि संस्कृति को इसके मूल बिंदु के रूप में रखना चाहिए। इसलिए इसमें आप जब बात करेंगे तो आप ये देखेंगे कि जो स्थानीय आर्थिक स्थितियां होती हैं उनको सहारा मिलता है भाषाओं का, संस्कृतियों का, जनजातियों का, धर्मों की विविधता और भौगोलिक स्थितियों का, जिसके नाम पर इस तरह के क्षेत्रवादी आंदोलन संगठित किए जाते हैं या क्षेत्रवाद संगठित करता है अपने आप को। और मैंने आपसे ये बात की कि भाषाई राज्यों का गठन हुआ, इसमें भी आप एक लाइन में दे सकते हैं कि भारत में जो आज़ादी के बाद भाषाई या संविधान लागू होने के बाद जो राज्यों का गठन हुआ उसके पीछे भाषा को आधार बनाया गया और इन सब में धर्म, विश्वास और भौगोलिक स्थितियों के ऊपर भाषा प्रमुखता से उभर कर आई। अब इसके अलावा ये जरूर है कि भारत में कुछ राज्य हैं जहां संस्कृतियों को श्रेष्ठ मानकर या श्रेष्ठ सांस्कृतिक मानसिकता अपना काम करती है, जिसमें बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु ऐसे राज्य हैं जो सांस्कृतिक संपन्नता के श्रेष्ठता बोध से ग्रसित हैं, आप कह सकते हैं, श्रेष्ठता बोध को लिए हुए हैं। दरअसल एक समय में आप ये भी देखिए कि यह जो संस्कृति का श्रेष्ठता बोध है वह जिन राज्यों में है, जिनका नाम मैंने लिया, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उन राज्यों की विशेषता ये है कि वो आर्थिक रूप से मजबूत है। यानी
इनकी जो सांस्कृतिक चेतना का जो के पीछे जो कार्य कर रही है चीज़, जो शक्ति कार्य कर रही है, वह इनकी आर्थिक संपन्नता है। साल 2000 में जिन राज्यों का निर्माण हुआ, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल और झारखंड, यह भाषाओं के आधार पर नहीं हुआ। इसके पीछे जो तर्क दिए गए निर्माण के लिए, वो निर्जातीय, पारिस्थितिकी स्थिति और राजनीतिक तर्क थे। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण तर्क जो एक और जुड़ा था और जिसने अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी, उसमें था अंतर्देशीय आर्थिक उपनिवेशवादी स्थिति। ये जिन जिन राज्यों से अलग हुए, उन राज्यों पर इन्होंने आरोप लगाए थे, इस क्षेत्र के लोगों ने, कि इनको जो सहायता मिलती है केंद्र से या जो आर्थिक सहायता मिलती है, उस सहायता में इनका जो हिस्सा होना चाहिए वो कभी भी नहीं मिल पाता है। इसलिए ये आर्थिक रूप से विपन्न होते हैं। इसलिए इन राज्यों की अपनी एक अस्मिता है, जिसको अलग करके इन राज्यों को की स्थापना की जाए और इन्हें आर्थिक रूप से स्वतंत्र रूप से विकसित करने के अवसर प्रदान किए जाए। तो जो अंतर्देशीय आर्थिक उपनिवेश जैसी स्थिति थी, उससे खत्म करने के लिए ये लड़ाइयाँ जुड़ी हुई थी, जिसमें वहाँ की सांस्कृतिक परिवेश ने, वहाँ की राजनीति ने, वहाँ की पारिस्थितिकी आदि ने सपोर्ट किया इस पूरे मांग को। यानी कुल मिला के कहने का यहाँ तक कि आप ये भी देख लीजिए कि तेलंगाना राज्य का जो निर्माण हुआ, वो राज्य जिससे अलग हुआ वो आंध्र प्रदेश था, और आंध्र प्रदेश का निर्माण सबसे पहला राज्य जो भाषा के आधार पर बनाया गया था वो आंध्र प्रदेश था। और आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ, लेकिन उसी राज्य से तेलंगाना अलग हुआ तो वह किसी भाषा के आधार पर नहीं, बल्कि अंतर्देशीय आर्थिक उपनिवेश की जो स्थिति वहाँ के लोगों को महसूस हुई, यानी अपनी आर्थिक स्वतंत्रता की मांग को लेकर वो एक नए राज्य का निर्माण हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यह कहना कि संस्कृति जो है वह राज्यों के, नए राज्यों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है, बल्कि इससे ज़्यादा बेहतर समझना ये होगा कि संस्कृति नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मुखरता नहीं, बल्कि आर्थिक स्थितियाँ उसके लिए जिम्मेदार हैं। ये ज़रूर है कि सांस्कृतिक मुखरता एक कारण हो सकती है, लेकिन एकमात्र कारण नहीं हो सकती है। शुक्रिया। उम्मीद है वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई। अगर पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।